तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 26 है और इस क्लास में हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे। सबसे पहला विद्रोह हम लोग जो है वो ढाल विद्रोह पढ़े थे, जो कि आपका 10 साल चलता है, 1767 से लेकर 1777 तक। उसके बाद चुवाड़ विद्रोह होता है 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक। थर्ड नंबर में आपका चेरो विद्रोह होता है, जो कि 1770 से लेके 1819 तक होता है। चेरो विद्रोह आपका 2 चरण में होता है। पहला चरण 1770 से लेके 1771 तक, दूसरा चरण 1800 से लेके 1819 तक, है ना। आज हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, कल चेरो विद्रोह के बारे में नहीं पढ़े थे। चेरो विद्रोह के बाद नेक्स्ट विद्रोह होता है आपका भोक्ता विद्रोह, जो कि 1770 से लेके 1771 में चलता है। और ये जो आपका भोक्ता विद्रोह है, ये चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण है 1770 से 71, उसी के समकालीन ये विद्रोह चलता है। तो हम लोग पिछले क्लास में भोक्ता विद्रोह, ढाल विद्रोह और चुवाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चेरो विद्रोह के बारे में। तो याद रखिएगा कि चेरो विद्रोह का टाइम पीरियड 2 बार चलता है। एक तो है आपका 1770 से लेकर 71 तक और दूसरा चलता है आपका 1800 से लेकर 1819 तक, ठीक ना। तो पहला कहानी हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह का। तो चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण रहता है, जो कि 1770 से 71 तक चलता है ना। आगे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित होता है, तो हम लोग जानते हैं 1770 से लेकर 1771 तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था। तो आपको पता होना चाहिए था कि जो प्रथम चरण था जो चेरो विद्रोह का, ये आपका उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर हुआ था। तो उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के जो खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक ना। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि ये जो आपका चित्रजीत राय है, ये इसका नेतृत्व करता है और ये जयनाथ सिंह के साथ मिलकर युद्ध करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन होता है, तो आपका चित्रजीत राय रहता है और ये जो है वो जयनाथ सिंह के साथ ये मिलकर ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता है। हम लोग ये जानते हैं कि पलामू में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो पलामू क्षेत्र में जो आपका अंग्रेजों के बीच में जो पलामू में जो भी संघर्ष होता है, हम लोग जानते हैं 1770 में कैसे जयकृष्ण राय सैनाथ सिंह का हत्या करवा दिया। फिर सैनाथ सिंह का जो भतीजा है जयनाथ सिंह, वो और चित्रजीत राय, ये लोग मिल के कैसे पलामू के सतबरवा पर इसमें चेतमा की लड़ाई करते हैं। वहाँ पे जयनाथ सिंह और जो चित्रजीत राय दोनों मिल कर जो है जयकृष्ण को मार देते हैं। उसका पलामू किला पे कब्जा कर लेते हैं। फिर चित्रजीत राय जो है पलामू का शासक बन जाता है और जयनाथ सिंह उसका जो है वो दीवान बन जाता है। ये सभी कहानी हम लोग पढ़ लिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था, तो हम सभी को पता है वो आपका जयनाथ सिंह का। तो जयनाथ सिंह ये इसका दीवान बनता है, चित्रजीत राय वो पलामू का राजा बन जाता है बाद में जयकृष्ण को मारने के बाद। और जयकृष्ण को हम लोग पता है कि ये आपका पलामू के सतबरवा में एक चेतमा की लड़ाई हुई थी, उसमें ये जयकृष्ण को हराया था। तो यहाँ तक तो हम लोग कहानी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो जो आपका प्रथम चरण था, तो उस प्रथम चरण में चेरो विद्रोह का जो है वो कारण क्या था, तो हम सभी को जानते हैं कि ये जो प्रथम चरण है चेरो विद्रोह का, ये उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण ये हुआ था और ये सारा कुछ पलामू का किला के ऊपर जो है कब्जा कर लेकर हुआ था। तो इसमें चित्रजीत राय जो है वो अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करता है और इस विद्रोह का मूल कारण ये था कि अंग्रेजों के द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार जो है गोपाल राय को समर्थन प्रदान कर रहा था। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेज लोग जो है वो गोपाल राय को जो है वो गोपाल राय कौन होता था, हम सभी को पता है कि जयकृष्ण के जो है पोते रहते गोपाल राय, और जयकृष्ण को ही ये लोग जयनाथ सिंह और आपका ये क्या बोलते हैं जयनाथ सिंह और चित्रजीत दोनों मार दिया था, चित्रजीत को ही। और चित्रजीत को नहीं, मतलब कि इसको जयकृष्ण को। तो चित्रजीत और ये जयनाथ दोनों मिलके जो है वो जयकृष्ण को मार देता है बाद में। और जयकृष्ण का ही जो है वो रहता है पोता, तो रहता है कौन, तो पोता रहता है उसका गोपाल। और वो गोपाल जो है वो गोपाल को जो है अंग्रेज लोग गद्दी पे बैठाना चाहते थे, क्योंकि गोपाल जब गद्दी पे बैठेगा तो पलामू का किला से उसको टैक्स मिलता रहेगा और 4000 रुपये गोपाल राय उसको देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी था कि अंग्रेजों के द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन दे रहे थे, इसीलिए जो है वो चेरो विद्रोह होता है प्रथम चरण।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो हम सभी को पता है कि ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह का जो दमन है, प्रथम चरण का दमन, वो आपका जैकब कैमक के द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा? तो जैकब कैमक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया। तो हम सभी को पता है वो आपका पलामू किले पर अधिकार कर लेता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि आपका इस विद्रोह का जो दमन है वो आपका जैकब कैमक के द्वारा किया गया था, और चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद जो है वो अंग्रेजों ने पलामू किले पे जो है वो कब्जा कर लिया था। बाद में जो है 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित भी कर दिया जाता है, और उससे फिर जो है 4000 रुपया जो है लेने का वो कर देता है। 4000 रुपया आपको वार्षिक टैक्स देना है। तो सारा कहानी पलामू किले से है, ठीक ना। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया। तो हम सभी को पता है ये आपका गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया, और इससे फिर 4000 रुपये टैक्स लेने लगे, है ना। सारा कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका जो सारा कहानी स्टार्ट होता है वो है आपका जयकृष्ण से, कि जयकृष्ण जो राय है वो ठाकुर सैनाथ सिंह का हत्या करवा दिया, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए सैनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह वो चित्रजीत राय वो उसके साथ मिल जाता है, चित्रजीत राय के साथ। बाद में सतबरवा की लड़ाई, सतबरवा जो पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई होती है 1770 में, और ये यहाँ पे जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय मिल के जयकृष्ण को हरा देते हैं, और उसके बाद जो है वो पलामू का राजा बन जाता है चित्रजीत राय, और इसका दीवान बन जाता है कौन? तो वो बन जाता है उसका दीवान जो है वो जयनाथ सिंह। बाद में हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये खबर जब फिर जो है क्या बोलते हैं उद्वंत राय अखोड़ी जो है वो चित्रजीत राय का समर्थक जो रहता है वो जाके अंग्रेज़ों को दे देता है, कंपनी को, कि बोलता है भैया जो है आप गोपाल राय जो कि जयकृष्ण का ही पोता था उसको गोपाल राय को राजा बना दीजिए। अंग्रेज लोग भी इसके ऊपर सहमति जताते हैं कि ठीक है भैया हम राजा बना देंगे। राजा बनाने के बाद उसको फिर हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। तो फिर उसको राजा बनाने की तैयारी करते, तो इधर से फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लोग भी जो है वो विद्रोह करते हैं। कौन? तो ये जयकृष्ण मतलब सॉरी चित्रजीत और आपका जयनाथ दोनों विद्रोह कर देते हैं। फिर ये कहानी होता है आपका। तो इस यहीं से था आपका पलामू का जो है मतलब सॉरी ये चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण यहीं पे रहता है आपका, यही होता है प्रथम चरण, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित होता है। तो हम सभी को पता है ये आपका 1800 में स्टार्ट होता है और 1819 तक चलता है। प्रथम चरण 1770 से 1771 तक, दूसरा चरण 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का जो है नेतृत्व किसने किया था। प्रथम चरण का नेतृत्व चित्रजीत राय किया था और उसका साथ मिला था उसके दीवान जयनाथ सिंह का। लेकिन जो दूसरा चरण है तो इस विद्रोह का जो है मतलब दूसरा चरण 1800 से लेकर 1819 तक हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है वो आपका भूकन सिंह कर रहा था। कौन? तो भूकन सिंह इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था। तो हम सभी को पता है कि चेरो विद्रोह का जो पहला कारण जो था वो आपका गोपाल राय को राजा बनाना, ये पहला कारण था कि वहाँ पे गोपाल राय को राजा बना देना था, तो भैया इससे ये लोग विद्रोह कर दिए प्रथम चरण में, ये कारण था। जबकि दूसरे चरण में कारण ये बताया गया है कि इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादातर कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना जो आपका चेरो जनजाति है इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, और टैक्स लिया जा ही रहा था, साथ ही साथ जो है वो इन लोग का जो ज़मीन था इन ज़मीन को जो है वो बिक्री करवा दिया जा रहा था। तो इसी तरह है कि अधिक कर वसूली यानी कि चेरो जनजाति से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, और उसके पट्टों का जो है पुनः जो है अधिग्रहण करके किया जा रहा था। तो इसके जो पट्टों का यानी कि जो उन लोग का ज़मीन है उसको ले रहा था ब्रिटिश सरकार, कंपनी लोग। तो इससे चेरो लोगों में असंतोष आया कि नहीं आया, तो ये इसका कारण बनता है। दूसरे चरण का जो है यही कारण था विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई। तो हम सभी को पता है कि जो है आपका चेरो विद्रोह का जो दूसरा कारण था मतलब दूसरा चरण का जो कारण था कि जनजाति लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था और उसके पट्टों का जो है पुनः अधिग्रहण करवाया जा रहा था। इस कारण से चेरो जनजाति में बहुत ज़्यादा व्याप्त जो है असंतोष था। इस कारण से 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक भूकन सिंह के नेतृत्व में जो है दूसरा चरण चलता है चेरो विद्रोह का,
ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका 1802 ईस्वी में ही जो है कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा जो भूकन सिंह है इसको गिरफ्तार करके इसको फांसी दे दिया गया था, जिसके बाद ये विद्रोह क्या हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। तो चेरो विद्रोह का जो नेता भूकन सिंह है इसको जो है 1802 में फांसी दे दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका जो है कर्नल जोन्स के द्वारा ये उसके नेतृत्व में ये फांसी दिया गया था। उसके बाद चेरो विद्रोह जो है वहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भूकन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो हम सभी को पता है वो आपका कर्नल जोन्स थे। 1802 में इनको फांसी दे दिया गया था। उसके बाद जो चेरो विद्रोह कमजोर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13 देखिए कि चेरो विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो हम सभी को पता है कि 1809 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरीके से दमन करने के लिए यानी कि शांत करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था कब, तो 1809 ईस्वी में। तो 1809 ईस्वी में ही जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था चेरो विद्रोह को पूरी तरीके से दबाने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ था। तो हम सभी को पता है कि अगर हम लोग देखें चेरो विद्रोह तो आपका पलामू से पूरी तरीके से प्रभावित था, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पलामू से ये पूरी तरीके से प्रभावित था, है ना। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा के द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया। देखिए अंग्रेज लोग कितना गलत किया था इसमें। तो अंग्रेज लोग क्या था कि 1813 ईस्वी में ही एक चेरो राजा था जिसका नाम था चूड़ामन राय। तो चेरो राजा था चूड़ामन राय, उसके द्वारा जो बकाया कर जो है नहीं चुकाने में उसको असमर्थ रहता है वो व्यक्ति, उसके पास पैसा नहीं रहता है तो जो कर रहता है उसको बकाया वो नहीं चुका पाता है, तो ऐसे में अंग्रेज जो है उसके राज्य को नीलामी कर देते हैं। तो ये जो आपका चूड़ामन राय है, चूड़ामन राय का जो है ये महल यानी कि इसका जो राज्य है उसको नीलामी कर देता है अंग्रेज लोग 1813 ईस्वी में। ये घटना ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में किस राजा को बेच दिया। तो हम सभी को पता है कि 1813 ईस्वी में ही जो आपका चूड़ामन राय है ये चेरो राजा होता है जो अंग्रेज़ों को बकाया कर देने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे में कंपनी है यानी कि अंग्रेज लोग जो है वो इसके चूड़ामन राय के जो है राज्य क्षेत्र को बेच देते हैं। बाद में हम लोग जानते हैं कि 1815 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा जो है वो घनश्याम सिंह को बेच देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश जो है वो समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ घनश्याम सिंह जो है वो जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के लिए उद्देश्य से उसको बेचना प्रारंभ कर दिया। तो सिंपल सी बात ये है कि इतना खूबसूरत सा जो पलामू में चेरो राजवंश चल रहा था वो चूड़ामन राय का जो अधिकार है मतलब जो उसका क्षेत्र था राज्य क्षेत्र, ये जब बेच देता है कंपनी को टैक्स नहीं देने के कारण, तो ये जो क्षेत्र है वो आपका 1815 ईस्वी में घनश्याम सिंह इसको खरीद लेता है। और घनश्याम सिंह इसको खरीद लेता है ना, तो फिर चेरो राजवंश इतना खूबसूरत इतिहास जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि अंग्रेज़ों के द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। तो हम सभी को पता है कि 1813 ईस्वी में चूड़ामन राय का राज्य क्षेत्र बेच दिया गया टैक्स नहीं चुकाने के कारण। बाद में 1815 में उसी जो राज्य क्षेत्र को नीलामी किए गए राज्य क्षेत्र को घनश्याम सिंह खरीद लेता है। उसके बाद घनश्याम सिंह जो है उसको जागीरदारों को बेचना स्टार्ट कर देता है पैसा लेने के लिए। बाद में इन सभी उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो है चेरो जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो है चेरो लोग जो है वो पूर्व के राजा एवं उनके समर्थनों ने सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह करने का प्रयास किया। और उसके बाद 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः एक विद्रोह जो है वो व्यापक रूप से प्रारंभ हो गया। तो हम सभी को पता है कि यहाँ बोला जा रहा है कि सभी लोग जो है वो मिलकर फिर से एक सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किए। और सामूहिक रूप से ये जो विद्रोह किए इसमें आपका जमींदार भी थे शामिल, इसमें आपका चेरो जनजाति के लोग भी थे शामिल, तो सभी लोग इसमें शामिल थे, है ना। तो 1817 ईस्वी में फिर से विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा कि यहाँ बोला गया कि अंग्रेजों के द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया था वापस से। तो इसमें एक दो व्यक्ति नहीं थे बल्कि बहुत सारे व्यक्ति थे, तो सभी को यहाँ पे मिलजुल कर जो है वो ये विद्रोह का नेतृत्व हम लोग जानते हैं कि आपका राम बख्श सिंह, फिर जो आपका शिव प्रसाद सिंह, ये सभी मिलकर करते हैं। तो विद्रोह के इस दूसरे चरण का जो है वो विद्रोह का ये जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो चैनपुर के ठाकुर जो रहते हैं राम बख्श सिंह वो, और रंका के शिवनाथ सिंह। तो राम बख्श सिंह जो है वो गुमला चैनपुर के संबंधित रहते हैं, यहाँ के ठाकुर होते हैं, और शिवनाथ सिंह जो है वो आपके रंका के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये सभी मिल के जो है वो आपका 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह करते हैं। आगे देखिए, ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था वो देखिए। ठाकुर राम बख्श सिंह जो है वो आपका गुमला के चैनपुर से संबंधित था, ये भी नेतृत्व कर रहा था। वहीं रंका के शिव प्रसाद सिंह ये भी नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि जो आपका ठाकुर विश्वनाथ ठाकुर जो राम बख्श सिंह है, इसके नेतृत्व में जो भी विद्रोह हुआ था इसको दबाने के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी गया था। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह का जो दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने रफसेज को नियुक्त किया था, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसके बाद भी इस विद्रोह को दबाया नहीं गया था। तो कैप्टन जो है रफसेज, अंग्रेज़ों ने रफसेज को भेजा था इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता है। कई सारा वो जागीरदारों को, अब विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार तो करता, लेकिन इस विद्रोह को वो दबा नहीं पाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था। तो हम सभी को पता है कि अंततः जाकर 1819 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1819 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि अंग्रेजों के द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदार भारदेव के किस राजा को सौंप दिया गया। तो हम सभी को पता है कि पलामू के नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा जो रहते हैं, भारदेव या फिर भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को इसकी जो है वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं। किनको? तो घनश्याम सिंह को ही। और घनश्याम सिंह ही जो है 1815 ईस्वी में जो आपका चुड़ामन राय का बेचा गया जो राज्य था इसको खरीदता है, और वो घनश्याम सिंह जो है वो जागीरदारों को बेच देता है अधिक से अधिक राजस्व कमाने के लिए। और जो हम लोग जानते हैं कि चेरो राजवंश लगभग समाप्त हो जाता है यहीं पे ही। उसके बाद जो है फिर से विद्रोह स्टार्ट होता है 1817 ईस्वी में। ठाकुर राम बख्श सिंह जो कि चैनपुर से संबंधित है, और आपका रंका के शिव प्रसाद सिंह, इन सभी के द्वारा जो है फिर से ये विद्रोह स्टार्ट होता है। फिर अफसेट जो है विद्रोह को दबाने के लिए आता है, जो कि दबा नहीं पाता है। बाद में फिर 1819 ईस्वी में अंग्रेज जो है वो पलामू को नीलाम कर देते हैं, और उसके बाद पलामू को नीलामी करने के बाद जो है वो इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था। तो हम सभी को पता है कि 1700 में ये 1817 का ये सब कहानी था। उसके बाद 1819 ईस्वी में फिर से चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया। तो चेरो जनजाति के लोग विद्रोह करते रहे थे बार बार। तो 1819 ईस्वी में फिर से लोग विद्रोह कर देते हैं। तो ये था आपका चेरो विद्रोह। और चेरो विद्रोह का एक खूबसूरत इतिहास हम लोग पढ़ लिए हैं। चेरो विद्रोह कुछ नहीं था, ये आप दो में याद कीजिएगा, दो ठो इसका चरण था। पहला चरण 1770 से 1771 तक, दूसरा चरण 1800 से लेकर 1819 तक। तो ये दो चरण में चला था। दोनों चरण के नेता वगैरह के बारे में याद रखिएगा, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है चेरो विद्रोह हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हम लोग सबसे पहले पढ़े कौन सा विद्रोह, तो वो है आपका ढाल विद्रोह, है ना। सबसे पहले ढाल विद्रोह है, उसके बाद आपका है चुवाड़ विद्रोह, उसके बाद थर्ड नंबर है आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह आपका 2 काल में पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है वो आपका भोक्ता विद्रोह पढ़ लिए हैं। तो 4 गो विद्रोह अभी तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट विद्रोह की तरफ चलते हैं, और वो है भोक्ता विद्रोह। तो पढ़ लिए कल ही क्लास में 1770 से लेकर 1771 तक। अब देखिए, भोक्ता विद्रोह के बाद आता है आपका घटवाल विद्रोह। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग भोक्ता विद्रोह के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं। अब हम लोग भोक्ता विद्रोह के बाद जो है नेक्स्ट घटवाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो घटवाल विद्रोह है ये भी थोड़ा सा लंबा चलता है, तो इसको थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ सुनिएगा, है ना। अब आगे देखिए, घटवाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह किया गया था। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा
कि ये जो घटवाल विद्रोह है ये रामगढ़ के घटवालों ने किया था, तो ये आपका रामगढ़ के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, घटवाल विद्रोह कब किया गया था, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1772 से लेकर 1773 तक है, यानी कि ये 1 साल किया गया था। तो पहले ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह के बाद चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह के बाद चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह के बाद भोक्ता विद्रोह, और भोक्ता विद्रोह के बाद जो है आपका घटवाल विद्रोह आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग घटवाल विद्रोह के बारे में देखते हैं कि रामगढ़ के जो राजा होते हैं मुकुंद सिंह, तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह के द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन दिया, और परिणाम स्वरूप राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध में घटवालों ने विद्रोह कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि जो रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह था, तो मुकुंद सिंह को अंग्रेज लोग पसंद नहीं करते थे। उसको बोले कि भैया, उनको ना प्रस्ताव दिए थे कि आप जो है लगभग 20,000 रुपया वार्षिक कर आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और हमको जो आपको हम राजा बनाए छोड़ देंगे। जो है फिर मुकुंद सिंह जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बाद में मुकुंद सिंह जो है वो उसके जो रिश्तेदार होते हैं तेज सिंह को राजा बनाने के लिए कंपनी लोग मतलब अंग्रेज लोग उसको चाहते हैं, क्योंकि तेज सिंह जो है उनको टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। तो बाद में है तेज सिंह को राजा बनाने का बात चलता है, तो इस बात से जो है मतलब कि तेज सिंह को राजा बना दिया जाता है। तो बाद में इस बात से सुनकर जो घटवाल लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करने के बाद जो है वो ये घटवाल विद्रोह हो जाता है। याद रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा घटवाल के राजा मुकुंद सिंह के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया था, और दुर्व्यवहार करके जो है तेज सिंह को राजा बनाया गया था। तो ये एक कारण हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। तो हम सभी को पता है वो आपका मुकुंद सिंह राजा हुआ करता था, और मुकुंद सिंह को हटाकर उसके सगे संबंधी तेज सिंह को राजा बनाने का बात आया था, इसलिए तो ये विद्रोह हो गया था। ठीक है ना, तो ये घटवालों ने विद्रोह किया था। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह के द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का ही समर्थन दिया। तेज सिंह बोलता कि हम यहाँ का राजा बन जाएंगे, और अंग्रेज जो है वो तेज सिंह का समर्थन करने लगे, तो इसीलिए विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं घटवाल विद्रोह जो है वो आपका 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को ही घटवाल विद्रोह जो है वो आपका प्रारंभ हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं। और जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के जो है मुकुंद सिंह इस समय राजा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था। तो हम सभी को पता है कि घटवाल विद्रोह से पहले ही जो है क्या होता है कि रामगढ़ के जो राजा रहते हैं मुकुंद सिंह, इसके राज्य पर कैप्टन केमक की सेना जो है वो दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर से तेज सिंह जो है एक साथ धाव बोल देते हैं। तो कैप्टन जो ये केमक है, तो कैप्टन केमक की सेना एक तरफ, तो यहाँ आप समझिए कि आपका मुकुंद सिंह है, तो यहाँ बताया जाता है कि आपका दक्षिण की ओर से कैप्टन केमक की सेना और उत्तर की ओर से तेज सिंह जो हमला कर देता है मुकुंद सिंह के ऊपर, है ना। तो कैप्टन केमक की सेना जो है वो हमला करती है दक्षिण की तरफ से, और उत्तर की तरफ से तेज सिंह आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। तो हम सभी को पता है उनका सगे संबंधी तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। तो वो देख लीजिए, घटवाल जो विद्रोह इतना ज़्यादा हुआ था, इस विद्रोह का आखिर परिणाम आखिर हुआ तो हुआ क्या है कि हम सभी को पता है कि ये विद्रोह जो है वो आपका 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, और इस समय रामगढ़ के राजा जो है मुकुंद सिंह होते हैं, और इस रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के ऊपर उत्तर की ओर से उसके सगे संबंधी जो है तेज सिंह आक्रमण करता है, जबकि दक्षिण की ओर से जो है वो कैप्टन कैमक की सेना आक्रमण कर देती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस आक्रमण से मुकुंद सिंह जो है वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद जो है इस आक्रमण में जो मुकुंद सिंह वहाँ से भाग गया और भाग निकला, उसके बाद जो है घटवाल लोग जो है वो मुकुंद सिंह का समर्थन करने लगे, है ना। और उसके बाद जो है घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया, और फिर कैमक का विरोध करने लगा। सभी घटवाल लोग भी करने लगे, मुकुंद सिंह तो कर ही रहा था, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता है, तब उसने मुकुंद सिंह का साथ देना छोड़ दिया, और फिर इस प्रकार यह विरोध जो है वो बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए हुए समाप्त हो गया, है ना। तो आपको ये भी बताना चाहिए। बाद में इस विद्रोह में जो है वो आपका 6 और चंपा के राजा भी मुकुंद सिंह का साथ देते हैं। फिर अंग्रेज जो है वो लास्ट में ठाकुर तेज सिंह को ही राजा बना देते हैं रामगढ़ का, ठीक है ना। तो
घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? तो घटवाल विद्रोह का कोई परिणाम निकला नहीं। तो हम लोग जानते हैं घटवाल विद्रोह का जो है वो मुकुंद सिंह जब भाग गया, शुरू में तो मुकुंद सिंह का साथ दिया था पर घटवाल लोग, फिर आपका छः और चंपा के राजा भी मुकुंद सिंह का साथ देते हैं। बाद में देखते हैं कि मुकुंद सिंह को जब ये लगता है सभी घटवालों को, वहाँ के जनजाति जो रहते हैं सो रामगढ़ के घटवाल, उनको लगता है कि मुकुंद सिंह अब राजा नहीं बन सकता, तो लास्ट में उन लोग फिर मुकुंद सिंह का साथ देना भी छोड़ देते हैं, नहीं देते साथ। फिर बाद में क्या होता है कि जो है अंग्रेज़ जो है मुकुंद सिंह जब भाग जाता है तब अंग्रेज़ जो है वो तेज सिंह को ही राजा बना देते हैं। फिर ये जो विद्रोह है वो बिना किसी बड़ा सा कोई मतलब विस्फोटक परिणाम के ये विद्रोह खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये था आपका इस विद्रोह का कहानी थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखिए वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्य और आपका चंपा, इन दोनों के राज्य ने भी इसका साथ दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बनाया? तो हम सभी को पता है वो आपका ठाकुर तेज सिंह को। तो तेज सिंह जो है मतलब सॉरी जो है घटवाल विद्रोह के बाद जब राजा मुकुंद सिंह भाग जाता है तो अंग्रेज जो है वो ठाकुर तेज सिंह को, जो कि उसके रिश्तेदार होते हैं, उसी को ही जो है वो बना देते हैं क्या? तो राजा तेज सिंह को ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बनता है? तेज सिंह के बाद। पहले तो मुकुंद सिंह था, मुकुंद सिंह भाग गया तो फिर तेज सिंह को बनाया। कहानी लड़ाई झगड़ा क्या हुआ था आपको बताया गया। फिर तेज सिंह का जो मृत्यु हो जाता है उसके बाद जो है पारसनाथ सिंह जो है वो रामगढ़ का राजा बनता है। तो ठाकुर तेज सिंह का मृत्यु के बाद जो है पारसनाथ सिंह ये रामगढ़ का राजा बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो हम सभी को पता है कि जब मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद वो है बाद से कभी शांत नहीं रहा। तो जो मुकुंद सिंह जो है वो तो गद्दी छोड़ के भाग गया था, तो उसके बदले में तेज सिंह को राजा बनाया गया। फिर तेज सिंह का मृत्यु हुआ तो उसके बदले में फिर उसके बाद पारसनाथ सिंह को राजा बनाया गया रामगढ़ का। बाद में हम लोग एक तरफ देखते हैं कि जब मुकुंद सिंह जो है अपना गद्दी खोने के बाद भाग जाता है उसके बाद वो कभी शांत नहीं बैठता है, वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ कभी ना कभी मतलब किसी न किसी रूप में विरोध करते रहता है। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। बाद में जो रघुनाथ सिंह जो है वो मुकुंद सिंह का समर्थक ये रहता है। रघुनाथ सिंह जो रहता है भैया वो मुकुंद सिंह का ही समर्थक रहता है, और अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा कि तुम समझौता कर लो, एग्रीमेंट कर लो, परंतु रघुनाथ सिंह जो है वो अंग्रेज़ों के साथ समझौता करने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। तो बाद में फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं एकरमैन, क्या रहते हैं? एक व्यक्ति रहते हैं एकरमैन और डेनियल, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके उसको चटगांव भेज दिया जाता है। चटगांव कहाँ है? तो आपका बांग्लादेश में चटगांव। ठीक है ना, तो वो उसको चटगांव भेज दिया जाता है। तो हम सभी को पता है कि आपका जो है ये रघुनाथ सिंह जो है वो आपका मुकुंद सिंह का ये क्या रहते हैं? बहुत ये समर्थक रहते हैं। तो रघुनाथ सिंह को मतलब रघुनाथ सिंह से अंग्रेज लोग एग्रीमेंट करना चाहते थे लेकिन वो मना कर देता है। तो फिर बाद में एकरमेक और आपका डेनियल साहब के नेतृत्व में जो है इन लोग दोनों के संयुक्त प्रयास से राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके इनको चटगांव भेज दिया जाता है, चटगांव जो कि बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके उसको कहाँ भेज दिया गया था? तो हम सभी को पता है वो आपका चटगांव को भेज दिया गया था, चटगांव में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु इनमें से किसको रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो हम सभी को पता है कि जब आपका ये रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके उसको चटगांव भेज दिया गया था, उसके बाद रामगढ़ में पूरा ये अशांत का माहौल था ही। तो रामगढ़ में इस अशांत माहौल के कारण जो है वो कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये जो आपका कैप्टन क्रॉफर्ड है, इस कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ में शांति व्यवस्था लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो है वो आपका सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया। ठीक है, कैप्टन क्रॉफर्ड को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? तो ये आपका सब क्रॉफर्ड ने किया था। तो रामगढ़ में ये जो अशांत माहौल देखा था, तो अच्छा सॉरी क्रॉफर्ड नहीं, सुनिए, रामगढ़ में जो है ये अशांत माहौल के कारण जो है रैयत पलायन करने लगे थे। अशांत माहौल के कारण जो भी रैयत है वो पलायन करने लगे थे, और इसके देखते हुए जो आपका है उप कलेक्टर
जी डलास, उसने क्या किया कि सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को आप राजस्व वसूल से मुक्त कर दीजिए, कि वह राजस्व वसूली आप मत कीजिए रामगढ़ के राजा से। अगर यहाँ पर रामगढ़ के राजा से आप यहाँ पे टैक्स वसूलते रहेंगे तो ये क्षेत्र पर अशांति यहाँ फैल जाएगा, और इस क्षेत्र में अगर अशांति फैलेगा तो यहाँ पे जो रहने वाले रैयत है वो माइग्रेट कर जाएंगे, फिर आपको तो और भी पैसा नहीं मिलेगा। तो वही बोला था, ऐसा कौन दिया था, तो आपका जो है उप कलेक्टर था डी डलास, उसने ये विनती किया था सरकार से, ठीक ना। और ये भी बोला था कि राजस्व वसूली के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये बात जो है वो आपका उप कलेक्टर डी डलास इसने कहा था, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया सारा। तो ये भी था हमारा जो है आपका जो है वो आपका मतलब कि घटवाल विद्रोह, ये जो रामगढ़ में हुआ था, इस घटवाल विद्रोह को भी हम लोग समझ गए हैं। अब आपको घटवाल विद्रोह के बारे में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब ज़्यादा दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है ना, समझे ना। तो हम लोग जो है वो हम लोग पहला जो है आपका 5 विद्रोह कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। पहला है हम लोग ढाल विद्रोह, दूसरा है हम लोग चुआड़ विद्रोह, तीसरा हम लोग चेरो विद्रोह पढ़े 2 चरण में, उसके बाद हम लोग भोक्ता विद्रोह पढ़े, उसके बाद हम लोग घटवाल विद्रोह पढ़े। घटवाल विद्रोह मात्र एक ही साल चलता है, 1772 से लेकर 1773 तक चलता है। कौन, तो आपका घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह आपका ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये बहुत छोटा सा था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद घटवाल विद्रोह के बाद नेक्स्ट आता है आपका पहाड़िया विद्रोह, और पहाड़िया विद्रोह थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही लंबा है। और ये भी जो है वो आपका लगभग 19 को इसका MCQ बनता है, पहाड़िया विद्रोह का, है ना। तो पहाड़िया विद्रोह के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका तमाड़ विद्रोह, और तमाड़ विद्रोह बहुत बड़ा रहता है ना। तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, और तमाड़ विद्रोह तो सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है भैया। तमाड़ विद्रोह तो आपका जो है वो 5 गो चरण में चलता है तमाड़ विद्रोह, है ना। तो 5 गो नहीं, मतलब ये 6 गो चरण में चलता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाए ये बहुत कम ही उम्मीद है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चरण में चलता है ना, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मेन तमाड़ विद्रोह के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तमाड़ विद्रोह के बाद आपका तिलका विद्रोह है, वो भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर आपका मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह भी थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखिएगा तो हम लोग पहाड़िया विद्रोह को आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए, क्योंकि पहाड़िया विद्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। पहाड़िया विद्रोह आज हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे। तो आज की क्लास में भी जो है हम लोग 3 विद्रोह देख लेंगे, एक पहाड़िया विद्रोह, एक है घटवाल विद्रोह, और एक है आपका चेरो विद्रोह। इन तीनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जल्दी कंप्लीट होगा वही ठीक है आपके लिए। अब चलिए हम लोग पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह जो है वो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था। तो हम सभी को पता है कि ये जो आपका पहाड़िया विद्रोह है वो आपका 1772 से लेकर 1782 तक चलता है। तो 72 से 82 यानी कि 10 साल तक ये जो है वो पहाड़िया विद्रोह चलता है आपका, 10 साल तक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहाड़िया विद्रोह जो है वो मतलब कि कितने चरणों में ये पहाड़िया विद्रोह चलता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहाड़िया विद्रोह जो है वो आपका कितने चरणों में चलता है। तो ये जो पहाड़िया विद्रोह है ये आपका टोटल 4 गो चरण में चलता है। कितना चरण में, तो 4 गो चरण में। पहला चरण है आपका 1772, दूसरा चरण है आपका 1778, तीसरा चरण है आपका 1779, और चौथा चरण है आपका 1781-82। तो 1772 से लेके 1782 ईस्वी तक आपका पहाड़िया विद्रोह टोटल 4 गो चरण में चलता है। पहला चरण 1772, दूसरा 1778, तीसरा 1779, चौथा 1781 से लेकर 82। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका ये सही है दोनों। पूछा है इनमें से कौन असत्य है, यानी कि गलत कौन है। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं गलत है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब चला था। तो हम सभी को पता है पहाड़िया विद्रोह 1772 में पहला प्रथम चरण, 1778 में दूसरा चरण, 1779 में तीसरा चरण, और 1781-82 में आपका जो है चौथा चरण चला था, 81-82 में, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रथम चरण का जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था जो कि 1772 में हुआ था, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण देखिए क्या है वो देख लीजिए। 1772 का जो प्रथम चरण हुआ था, यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ था कि जब पहाड़ी जनजाति के प्रधान
प्रधान की नृशंस एवं विश्वघाती हत्या कर मनसबदारों ने कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम चरण का जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था, इसका रीज़न ये था कि मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान यानी कि हेड उसका जो रहता है, उनका हत्या कर दिया जाता है। तो मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान होते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। तब इसके बाद जो है वो पहाड़ी जनजाति के लोगों ने राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन जो रहते थे, वो लोग मनसबदारों से अच्छे संबंध होने के बाद भी इनका फिर विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह क्यों कर देते हैं? तो एक ही रीज़न था, ये जो मनसबदार है वो पहाड़ी जनजाति के प्रधान को हत्या कर देते हैं विश्वासघाती करके, तो इसलिए उन लोग गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था? तो हम सभी को पता है कि जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह का जो है प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो आपका रमना आहड़ी साहब ने किया था। तो प्रथम विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपका रमना आहड़ी ने किया था। किसने? तो रमना आहड़ी ने किया था। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1772 ईस्वी में यह जो विद्रोह है यानी कि प्रथम चरण है, ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो ये उस समय प्रारंभ हुआ था कि जब पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान है उसका विश्वासघाती के साथ हत्या कर दिया था मनसबदारों ने। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन रहते ही थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में जब उनका हत्या कर दिया गया उनके पहाड़िया जनजाति के प्रधान को, तब ये संबंध खराब हो गया। फिर उसका जो नेतृत्व है वो रमना आहरी के नेतृत्व में मनसबदारों के खिलाफ पहला जो है वो विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो आपका पहाड़िया जनजाति है, इस पहाड़िया जनजाति की 3 गो उप जनजाति भी है। कौन कौन है? एक है आपका माल पहाड़िया, एक है आपका सौरैया पहाड़िया, एक है आपका कुमार भाग पहाड़िया। तो पहाड़िया जनजाति की 3 गो उपजाति है। पहाड़िया जनजाति की 3 गो उपजाति है। एक आपका माल पहाड़िया, एक आपका सौरैया पहाड़िया और एक आपका कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये था आपका पहला चरण। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चरण। तो पहाड़िया जनजाति का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो दूसरा चरण जो है वो आपका 1772 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? तो हम सभी को पता है कि दूसरा जो चरण 1778 में होता है, इस आंदोलन का जो नेता रहता है वो रहता है आपका जगन्नाथ देव। कौन रहता है? तो आपका जगन्नाथ देव रहता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की थी? तो नकदी भत्ता देने का बाद जो घोषणा किया गया था किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा? तो हम सभी को पता है कि जो है वो आपका 1878 में ही जगन्नाथ देव के नेतृत्व में जो है पहाड़िया जनजाति का दूसरा जो है वो विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। और जगन्नाथ देव जो रहता है वो पहाड़िया जनजाति के अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संगठित करने का प्रयास करता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि अंग्रेजी सरकार जो है क्लीवलैंड, वो उसके द्वारा पहाड़ी जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। तो ये जो आपका क्लीवलैंड साहब है, क्लीवलैंड साहब के द्वारा जो है पहाड़ी जनजाति के लोगों को मतलब उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो बोला था कि हम आप लोगों को नकदी भत्ता देंगे, नकदी कैश के रूप में। तो ये जो था एक तरह से विश्वास जीतने के लिए केवल था, बाकी बात कुछ ऐसा करता नहीं। तो ये बात का जानकारी पड़ गया था कि इनको जगन्नाथ देव को। तो जगन्नाथ देव बोलता है भैया ये हम लोग के साथ ये विश्वासघात कर रहा है, हम लोग का ये केवल विश्वास लेने के लिए और हम लोग का समर्थन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। जबकि क्लीवलैंड जो है वो आपका हम लोगों को जो है पहाड़ी जनजाति के लोगों को कभी भी नकदी भत्ता नहीं देगा। ठीक ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्लीवलैंड जो है वो रहता है नकदी भत्ता देने की बात करता है पहाड़ी जनजाति को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि पहाड़ी जनजाति का तीसरा चरण कब चलता है? तो हम सभी को पता है वो आपका 1779 में। पहला चरण 1772, दूसरा चरण 1778, तीसरा चरण 1779 में चलता है। और तीसरा चरण के बारे में कुछ वैसा डिटेल से जानकारी नहीं है। अब चलिए हम लोग चौथे चरण की तरफ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण का काल कब से कब तक रहता है? तो हम सभी को पता है वो 1781 से लेकर 1782 तक रहता है चौथा चरण। तो 1781 से लेकर 1782 तक रहता है चौथा चरण का काल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए
पहाड़िया विद्रोह के चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो हम सभी को पता है कि पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण है जो कि 1781 से लेकर 1782 तक चला था, और ये विद्रोह जो है वो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ये जो रानी है, मतलब ये जो ये विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण, ये आपका रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में होता है। अब बोलिए रानी सर्वेश्वरी कौन रहती है? तो ये आपका महेशपुर की रानी रहती है। तो महेशपुर की रानी कौन है? तो महेश्वरी रहती है, रानी महेश्वरी, सॉरी महेश्वरी नहीं, रानी सर्वेश्वरी। तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के द्वारा पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है ना। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो विद्रोह है वो आपका दामिन एक कोह के विरोध में किया गया था, दामिन एक कोह के विरोध में किया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था, वो देख लीजिए। अंग्रेजों के द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना ये विद्रोह का कारण था? नहीं, ये विद्रोह का कारण नहीं था, ठीक है ना। आगे देखिए अंग्रेजों के द्वारा दामिन एक कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना, बिल्कुल सही बात है, ये है। तो पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण था वो रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में होता है, और ये विद्रोह जो है वो विद्रोह दामिन एक कोह के विरोध में होता है। दामिन एक कोह बोल दिया था कि भैया, ये बोल दिया था कि दामिन एक कोह बना दिया था, बोला कि संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग दामिन एक कोह बोल देंगे, और ये जो भूमि है ये आपका सरकारी संपत्ति है, इसलिए विद्रोह हुआ था। तो हम सभी को जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया। उसके बाद 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को, जो पहाड़िया जनजाति की जो भूमि थी जिसको हम लोग दामिन एक कोह कह रहे हैं, संथाल परगना वाला, वहाँ पे उसका जो नाम, मतलब उसको जो है उसका नाम जो है दामिन एक कोह नाम कर दिया, और उसका नाम देकर जो दामिन एक कोह नाम कर दिया पहाड़ी जनजाति की भूमि को, और बोल दिया कि ये सरकारी संपत्ति है। जब ये सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया तब ऐसे में विद्रोह आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 1790 से लेकर 1810 ईस्वी तक अंग्रेज लोग क्या करते हैं, बहुत सारे संथाली जनजाति को यहाँ पे ये जो है वो आपका मतलब कि आश्रय देते हैं, बसाते हैं संथाल परगना के क्षेत्र में। अब बाद में जो है 1824 ईस्वी में क्या करता है, दामिन एक कोह नाम दे देता है पहाड़िया जनजाति के लोगों के ज़मीन को, और बोल देता है कि ये जो ज़मीन है वो आपका सरकारी ज़मीन है। तो इसलिए विद्रोह होता है, अब बहुत हैवी विद्रोह होता है फिर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी यहाँ महेश्वरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी जो है वो आपका महेशपुर की रानी थी, कहाँ की? तो महेशपुर की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किस जनजाति को दामिन एक कोह क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था? तो आपका है संथाल जनजाति को। कई सारे संथाल जनजाति को 1790 से लेकर 1810 ईस्वी तक जो है वो ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ों ने संथालों को बसाया था दामिन एक कोह क्षेत्र में। और जो दामिन एक कोह क्षेत्र जो है वो आपका पहाड़िया जनजाति का भूमि था, और उसको जो है 1824 ईस्वी में बोल दिया ये दामिन एक कोह क्षेत्र है और आपसे ये सरकारी ज़मीन हो जाएगा। इसीलिए तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी भी इस विद्रोह में भाग लेती है, और पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि किस वर्ष दामिन एक कोह की घोषणा की गई थी? तो हम सभी को पता है वो आपका 1824 में दामिन एक कोह शब्द की, मतलब दामिन एक कोह की घोषणा की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि दामिन एक कोह क्षेत्र में 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो हम सभी को पता है वो आपका संथाल जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियाँ कौन कौन सी है? तो आपका माल पहाड़िया है, सोरैया पहाड़िया है, और आपका कुमार भाग पहाड़िया है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की जो भूमि है उसको दामिन एक कोह का नाम देकर उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? तो आपका ये 1824 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके सर्वेक्षण के आधार पे, किसके सर्वे के आधार पे? तो कैप्टन टेनर के सर्वे यानी कि सर्वेक्षण के आधार पे पहाड़िया जनजाति का जो भूमि था उसको दामिन एक कोह का नाम दे दिया गया था, और बोला गया था ये आप क्या हो गया, आपका ये सरकारी संपत्ति हो गया, ठीक है। तो ऐसा कर दिया गया था, तो ये गलत बात है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका पहाड़िया जनजाति का विद्रोह मतलब कि पहाड़िया विद्रोह भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो विद्रोह आज भी हम लोग देख लिए हैं। कल हम लोग 3 गो विद्रोह देखे थे, आज भी हम लोग 3 गो विद्रोह पढ़ लिए हैं। तो टोटल जो है आपका 6 गो विद्रोह कंप्लीट हो गया है।
तो 19 गो विद्रोह में से 6 गो विद्रोह आपका कंप्लीट हो गया है, और 6 गो विद्रोह से अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाने की स्थिति में रहोगे, ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखे आपका ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह के बाद देखे हम लोग चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह के बाद हम लोग देखे चेरो विद्रोह, जो कि 2 ठो चरण में हुआ चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह के बाद देखे हम लोग भोक्ता विद्रोह, भोक्ता विद्रोह के बाद देखे हम लोग घटवाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह के बाद देखे हम लोग पहाड़िया विद्रोह। तो ये 6 गो विद्रोह हम लोग पढ़ लिए हैं। 6 गो विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, 6 गो विद्रोह का टाइम पीरियड कब से कब तक था, किस क्षेत्र से संबंधित था, इसको दमन कौन किया था। अगर एक से ज़्यादा है तो उसको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर एक एक है तो उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको जो है वो याद कर लीजिएगा बढ़िया से। इसमें आपको अब किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में तमाड़ विद्रोह पढ़ेंगे, और तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका 6 गो चरण में हुआ था तमाड़ विद्रोह, और 6 चरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 चरण के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, 6 चरण के बारे में। तो कल हम लोग जो है वो तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है, 6 चरण है, इन 6 चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला विद्रोह हम लोग पढ़े ढाल विद्रोह, ये किस क्षेत्र से संबंधित था, तो आपका ढालभूम क्षेत्र से। इसका अवधि कब से कब तक था, तो 1767 से लेके 1777 तक। ये इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आपका जगन्नाथ ढाल था। इसका दमनकर्ता कौन था, तो लेफ्टिनेंट रूक और आपका कैप्टन मॉर्गन साहब थे। तो इस तरह करते करते जो है आपका 1900 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह, ये जो 6 गो विद्रोह है, इन 6 विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर हम लोग कल जो है तमाड़ विद्रोह पढ़ेंगे, फिर हम लोग तिलका विद्रोह पढ़ेंगे, फिर मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी विद्रोह, सपाहोड़ा आंदोलन, खरवार आंदोलन, मुंडा उलगुलान, ताना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन, इन सभी को पढ़ के फिर हम लोग जो है वो इस जो है टॉपिक जो है अंग्रेज़ों का जो है जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको अब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा फिर, है ना। तो बस आप बने रहिएगा, इसी तरह देखते चलिए, और हम लोग बहुत जल्दी ही ये वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट कर देंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या, तो वो स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका तमाड़ विद्रोह। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।